नमस्कार। योग पर हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि योग के क्या मतलब हैं और उसके क्या अर्थ और क्या मायने हैं। हमारे साथ योगदा सत्संग मठ से पिछले 28 साल से जुड़े स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि योग के विविध पहलुओं में क्या कुछ है और उसे किस तरह से एक दूसरे से जोड़कर देखा जाना चाहिए। सबसे पहले दूरदर्शन में स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वामी जी, मेरा पहला सवाल ये है कि योग को लेकर बहुत तरह की धारणाएं हैं जी। तो हम योग को साधारण भाषा में अगर समझना चाहें तो किस तरह से समझें? देखिए, आजकल हर व्यक्ति योग शब्द से तो परिचित है और खासकर जब से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ है तब से ये पूरा विश्व योग शब्द से तो परिचित है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है ये शायद सभी लोग नहीं जानते हैं। योग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मिलना या दो चीज़ों को जोड़ना। और ये योग विज्ञान में हम अपनी चेतना को, मानवीय चेतना को ईश्वर की अनंत चेतना से जोड़ते हैं। इस मिलन को योग कहा जाता है। एक चीज़ और आता है कि योग की जब हम बात करते हैं तो एक साधारण इंसान जो है वो योग को अगर समझने की कोशिश करे तो एक सिंपल तरीके से किस तरह से वो समझे? देखिए, इसके लिए कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों में हमें मिलते हैं। हम ये समझ बैठे हैं कि हम एक हार्ड मास के शरीर हैं और हमारी जो चेतना है केवल इस शरीर तक सीमित है और शरीर के साथ जो भी जुड़ा है, जैसे मैं और मेरा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा समाज है, ये देश है। तो ये जो सीमित चेतना है ये वास्तव में एक असत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। तो इसको समझाने के लिए हमारे संत महात्मा ने बताया कि समझ लीजिए कि सागर है, सागर पर कई सारी लहरें हैं। तो हम सब जो प्राणी हैं उन लहरों की तरह हैं जो उसी सागर से निकलते हैं और एक दिन उसी सागर में हमारा उसमें विलय हो जाता है। लेकिन जब तक लहर ये समझ बैठती है कि मैं अलग हूँ, मेरा अपना अलग अस्तित्व है, तब तो असत्य है। लेकिन जब ये लहर पहचान ले कि उसका जो अस्तित्व है वो सागर से जुड़ा हुआ है और वास्तव में वो और कुछ नहीं, सागर का ही एक लघु रूप है, वो सत्य है। तो योग साधना द्वारा हम इस असत्य से कि मैं ये शरीर हूँ, उस सत्य तक पहुँचते हैं कि मैं परमात्मा का एक अंश हूँ। एक चीज़ और है स्वामी जी कि लोग समझते हैं कि योग एक सामान्य कसरत की तरह है जो हम अपने बॉडी में करते हैं और हमारे शरीर को उससे फ़ायदा होता है। क्या एक आम समझ इतनी काफ़ी है योग के लिए? बिल्कुल गलत है, बल्कि ये इस गलत धारणा को दूर करना चाहिए। योग आसन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभदायक है, इसमें कोई शक नहीं है। और कई सारे आसन हैं अलग अलग बीमारियों को दूर करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन अगर हम पतंजलि महर्षि के जो योग सूत्र हैं उनको पढ़ेंगे, पतंजलि योग सूत्र, उसमें आसन के लिए उन्होंने एक ही वाक्य का प्रयोग किया है, स्थिर सुख आसनम। यानी जिस पोजीशन में, जिस मुद्रा में आपका शरीर बिल्कुल स्थिर रह सके और आप सुखपूर्वक बैठकर ध्यान कर सकें, वही आसन है। तो वास्तव में योगासन करने का जो मूल उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य है वो है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ताकि आप लंबे समय तक अपने शरीर को स्थिर रखते हुए, बिल्कुल तनाव रहित रखते हुए ध्यान की गहराई में जा सकें। तो ये योगासन का वास्तविक उद्देश्य है। उसका जो दूसरा परिणाम है, जैसे मैं कहता हूँ साइड इफेक्ट है, वो है एक अच्छा स्वास्थ्य, एक लचीला शरीर और एक लंबी उम्र। लेकिन उद्देश्य वो नहीं, उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को ध्यान में बिठाने लायक बना सकें। एक चीज़ और आता है स्वामी जी कि जिस बात पर हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने योग भारत की देन है, पूरे विश्व को एक बड़ी देन है योग, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद इसे एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में शामिल किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। तो हमारे प्रधानमंत्री की पहल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम पूरे विश्व ने उठाया है। चाहे पहल प्रधानमंत्री जी ने की है, लेकिन ये पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया है, तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री को मिलता है। और ये अभी देखेंगे तो लगेगा कि बहुत छोटा सा कदम है, लेकिन आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, जब इस कदम के द्वारा ये जो हमने स्टेप लिया, इससे जब योग का विज्ञान, इसका प्रचार प्रसार और व्यापक रूप से होगा और इससे न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में और पूरे राष्ट्र के जीवन में और विश्व के जो
जनमानस में जो परिवर्तन आएगा वो हम देखेंगे, तो देखेंगे कि ये जो कदम पूरे विश्व ने लिया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करके, ये मानव इतिहास में और मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। एक चीज़, जिस मठ में हम बैठे हैं स्वामी जी, ये अपने 100 साल पूरे कर रहे हैं और परमहंस योगानंद जी की एक बहुत बड़ी ये देन है इस समाज को, इस सोसाइटी को और पूरे विश्व को। तो वैसे में जब क्रिया योग को लेकर स्वामी जी आगे बढ़े थे, तो उसका आज के समय में आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं और वो किस तरह से पूरे देश और दुनिया में उसका प्रचार प्रसार हो सका है? देखिए, 1917 में परमहंस योगानंद जी ने इस संस्था की स्थापना की थी और इसका उन्होंने नाम रखा योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। और इसका अर्थ था योगदा में, यानी वह मार्ग या वह प्रणाली जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति योग को या योग की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, यानी वह संस्था जो योग की स्थिति प्रदान कर सकती है। तो 1917 से लेकर 20 तक वे यहाँ रहे। फिर अपने गुरु की आज्ञा पर वे अमेरिका गए और वहाँ पर 1920 में उन्होंने एक और संस्था शुरू की लॉस एंजलिस में, जिसका उन्होंने नाम रखा सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। तो इन दो संस्थाओं के माध्यम से परमहंस योगानंद जी की ये जो क्रिया योग की शिक्षाएं हैं, ये पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और 1935 में उन्होंने एक लेसन्स की श्रृंखला को शुरू किया था। आप ये देखिए कि उनकी दूरदर्शिता देखिए कि उस समय पर किसी ने ये नहीं सोचा कि योग को पोस्टल सिस्टम के द्वारा सिखाया जा सकता है, लेकिन परमहंस योगानंद जी ने देखा कि हर एक व्यक्ति आश्रम नहीं आ सकता है, हर एक व्यक्ति के पास कोई गुरु नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जिज्ञासु हैं, सत्यान्वेषी हैं जो योग हो सकता है योग अभ्यास करना चाहते हैं, जो भगवान को खोज रहे हैं। तो उन तक ये जो भारत की जो अमर शिक्षाएं हैं, बहुमूल्य शिक्षाएं, ये कैसे पहुंचाया जाए। तो इसी के समाधान के रूप में परमहंस योगानंद जी ने ये उपाय निकाला कि इन लेसन्स को हम बाय पोस्ट घर घर भेज सकें। तो इसी के द्वारा ये क्रिया योग का प्रचार इतना हुआ कि आज अगर पश्चिम में हर एक व्यक्ति योग के बारे में जानता है या योग शब्द से परिचित है, इसका बहुत बड़ा योगदान परमहंस योगानंद जी का रहा और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ योगा इन द वेस्ट भी कहते हैं। हाँ। एक चीज़ और स्वामी जी की, जब परमहंस योगानंद जी का नाम आता है तो इस तरह से होता है कि उन्होंने क्रिया योग का प्रचार प्रसार किया और इसको एक एस्टेब्लिशमेंट दिया उन्होंने। तो हम किस तरह से समझे कि क्रिया योग और सामान्य योग, अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें, दोनों में क्या भिन्नता और क्या समानता है? वैसे परमहंस योगानंद जी दो चीज़ों के लिए बहुत ही ये लोकप्रिय हैं और जाने जाते हैं। एक तो है उनकी पुस्तक जो विश्वविख्यात क्लासिक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो कि ये है, और ये जो पुस्तक है ये 46 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। यानी आप ये सोचिए कि आज इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, इसमें से 90% लोग इस पुस्तक को अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। तो शायद जहाँ तक मुझे पता है कि बाइबल के बाद यही ये पुस्तक है जिसका इतना व्यापक रूप से ट्रांसलेशन हुआ है और इतने व्यापक रूप से लोग अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक तो ये, और इसी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उन्होंने एक पूरा अध्याय उसको डेडिकेट किया है टू क्रिया योग। तो ये क्रिया योग क्या है? ये एक तरह का राजयोग प्रविधि है या एक जीवन शैली है। ये केवल एक टेक्निक नहीं है, इट इज़ ए लाइफ स्टाइल। हम अपने जीवन को किस प्रकार आध्यात्मिक बना सकते हैं, जीवन के हर पहलू को कैसे स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, कैसे इसमें ईश्वर की चेतना को और ईश्वर की शक्ति को ला सकते हैं, ये वास्तव में क्रिया योग है। और इसका आधार है पतंजलि महर्षि का अष्टांग योग, जो कि जिसमें 8 चरण हैं। कई लोग जानते हैं कि ये अष्टांग योग में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 चरण हैं। तो ये जो क्रिया योग मार्ग है इसी पर आधारित है। तो इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो आधार है वो है मेडिटेशन, ध्यान। तो ध्यान में हम एक विशेष प्रकार का प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का अर्थ है कि हमारा जो शरीर है, हम सोचते हैं कि ये खाने से और ऑक्सीजन से जीवित है, लेकिन योगी जन का कहना है कि केवल आपको खाना और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बल्कि खाने और ऑक्सीजन को प्राण शक्ति में, लाइफ फोर्स में कन्वर्ट करने वाली जो अदृश्य बिजली है आपके शरीर में, जिसको योग की शब्दावली में हम प्राण कहते हैं, उसका भी रहना आवश्यक है। तो वो जो अदृश्य बिजली है हमारे अंदर, प्राण, उसको कंट्रोल करना, प्राण का आयाम, उसका नियंत्रण, वो प्राणायाम है। तो जब हम ये कर पाते हैं
क्योंकि प्राण और मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। प्राण को नियंत्रण करने से हमारा मन, हमारी भावनाएं, ये सब नियंत्रण में आ जाती हैं। तो ये है क्रिया योग का आधार। बाकी योग के कई सारे सिस्टम्स हैं, हाँ सिस्टम्स हैं, लेकिन ये जो क्रिया योग है उसमें आधार है मेडिटेशन और प्राणायाम। तो स्वामी जी से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी और क्रिया योग, योग और उसके विभिन्न पहलुओं के साथ साथ जो दूसरे मापदंड हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और एक सामान्य आदमी को किस तरह से योग करना चाहिए ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं हम एक छोटा सा विराम। आलोक, अरे सोहन, यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों और सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम, क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, नाक गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। हाथ
बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी। शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वामी जी, योग के बारे में एक आम धारणा ये है कि ये एक खास धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या इसे एक खास धर्म से जोड़कर देखा जाना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। ये तो ऐसे ही हुआ कि क्योंकि बिजली की खोज या बिजली का आविष्कार अमेरिका में हुआ तो केवल अमेरिकन को ही बिजली का प्रयोग करना चाहिए, या ये जो बिजली जो है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है और कोई देश उसका प्रयोग नहीं कर सकता। देखिए, जिस प्रकार बाकी विज्ञान हैं, जैसे भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, बायोलॉजी है, इसी तरह से योग भी एक विज्ञान है। जहाँ ये जो फिजिकल साइंसेस हैं, ये जो स्थूल जगत है, फिजिकल यूनिवर्स, उसके बारे में हमें उसके रहस्यों का वो रहस्योद्घाटन करते हैं और हमें हमारा ज्ञान का वर्धन करते हैं। उसी तरह से योग विज्ञान एक हमारे भीतर जो आंतरिक संसार है, एक अदृश्य संसार है, उसके जो रहस्य हैं उसका वो रहस्योद्घाटन करता है। तो और ये जो योग विज्ञान है, ये किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है और उसे वही परिणाम मिलेंगे, क्योंकि विज्ञान के परिणाम हमेशा बराबर रहते हैं। बराबर नहीं, तो एक आम धारणा जो सोसाइटी में बना हुआ है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, तो मतलब एकदम से ये गलत धारणा है और इसको किसी तरह से धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ना केवल जरूरत नहीं है बल्कि गलत होगा। ये योग विज्ञान संपूर्ण विश्व के लिए भारत की देन है, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं। विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो इसे अपनाने में झिझकते भी हैं, तो उसको लेकर स्वामी जी आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इसे ये जो भूल धारणा है वो मन से निकालें। और देखिए, हाथ कंगन का आरसी क्या, अगर आपको योग के बेनिफिट्स, योग के लाभ आपको स्वयं अनुभव करना है तो उसका अभ्यास करके देखिए। अब योग विज्ञान के पीछे अगर कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपको लगता है कि आपके धर्म से या आपके संप्रदाय से मेल नहीं खाते, उनको आप भूल जाइए, उनका अभ्यास मत कीजिए। लेकिन जो वास्तविक योग विज्ञान है उसे अपनाइए। आप तब देखेंगे कि उससे आपका जो ईश्वर का अनुभव जो है आप प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करेंगे, और न केवल आपका अपने धर्म में विश्वास बढ़ेगा बल्कि आप उसके आधार पर बाकी सब धर्मों में जो एकमात्र सत्य निहित है उसको भी पहचान पाएंगे। एक चीज और है स्वामी जी कि इसके बारे में एक चीज और कहा जाता है कि शरीर मन ये सब का मिलन होने के बाद एक योग के बाद लोगों को एक विशेष तरह की अनुभूति होती है। तो वैसे में लोगों को लगता है कि हम ठीक है मन के साथ मिलते हैं, शांति भी हम प्राप्त करते हैं, वैसे में कहीं हम योग ज्यादा करेंगे या इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कहीं आपकी तरह हम स्वामी ना बन जाए। हाँ, ये भी एक डर रहता है, और कई परिवारों में ये इसीलिए जवान लड़कों को या लड़कियों को और शादीशुदा लोगों को योग करने से रोका जाता है, इस डर से कि योग साधना करने से कहीं वो वैरागी ना बन जाएं, घर छोड़ के ये वैराग्य मन में आ जाए और घर छोड़ के चले न जाएं। देखिए, ये भी एकदम बिल्कुल गलत धारणा है। ये जो योगदा सत्संग सोसाइटी है, इसमें लाखों डेवोटी हैं और उसमें पूरे भारत में केवल 65 सन्यासी हैं, तो ज़्यादा मात्रा किसकी हुई है? यानी लाखों में एक जो है वो सन्यासी बनता है। लेकिन ये जो मार्ग है, ये मार्ग जो है वो अधिक विशेषतः और मुख्यतः गृहस्थियों के लिए है, हाउस होल्डर्स के लिए है। और ये क्रिया योग का संदेश है, यही परमहंस योगानंद जी का संदेश है कि गृहस्थ में रहते हुए भी घर के सारे काम का, सारे जो कर्तव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, उन सब को निभाते हुए हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति अपने निजी जीवन में, अपने ही मन में कर सकते हैं। यह असंभव नहीं है। तो यही इसका संदेश है। ये एक संदेश है योग का। योग के साथ साथ जब हम बात करते हैं स्वामी जी, जैसे हमने भी कहा कि लोग अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो कहीं स्वामी ना बन जाए आपकी तरह, तो एक चीज़ और लोगों के मन में आता है कि अगर हम योग करते हैं तो इसके लिए क्या कोई आयु की सीमा होनी चाहिए? क्या बच्चों को भी योग करना चाहिए या सिर्फ एक आयु वर्ग या बुजुर्ग को सिर्फ करना चाहिए, या मिडिल एज में भी जो युवा जो है उनको भी करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो है ये युवावस्था में या जब गृहस्थावस्था में करने की बात नहीं है। जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब सब जो जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, तब जाके हम जो है इस भक्ति में लगेंगे। लेकिन हमारे जो योगी जन हैं वो कहते हैं कि योग विज्ञान का परिचय हम अपने जीवन में जितना जल्दी प्राप्त कर सकें उतना अच्छा है।
लेकिन तो भी एक यानी बहुत ही छोटे बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे। तो उसमें ये क्रिया योग जो प्रणाली है इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। एक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइजेस, जिसको हम कहते हैं एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस या शक्ति संचार व्यायाम। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ प्राणायाम की विधियां हैं, जैसे हम कहते हैं हंस विधि है और ओम की विधि है। ये हम 12 साल से बड़े बच्चों को ही सिखाते हैं। और जो क्रिया योग है, वास्तव क्रिया जो प्राणायाम है, वो 15 साल के बाद ही हम इसको देते हैं। तो कुछ आयु की सीमा है, लेकिन यानी अब देखते हैं 12 साल का भी तो बच्चा ही है, तो 12 साल से अगर बड़ा है तो ये टेक्निक्स कर सकता है। लेकिन ये सोचना कि केवल रिटायरमेंट के बाद ही हम करेंगे, बल्कि रिटायरमेंट के बाद ये और कठिन हो जाता है, क्योंकि हमने जीवन भर जो गलत आदतें पाल ली हैं उनको दूर करना और फिर से अपने जीवन में आध्यात्मिक आदतों को डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुड हैबिट्स, जो गुड स्पिरिचुअल हैबिट्स हैं, जितना जल्दी हम उन्हें अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करें उतना अच्छा है। अच्छा है। तो योग पे जब हम बात करते हैं तो जैसे आपने कहा, तो बच्चों को जैसे है, अगर कोई 5 साल का बच्चा है या 10 साल, जैसे 12 साल से पहले के बच्चों को आप कह रहे हैं, तो क्या उनको भी योग करना चाहिए? ताकि आजकल देखते हैं कि बच्चे बहुत युवा अवस्था में 4 साल में 3 साल में बच्चे अब स्कूल में जाने लगे हैं, तो एक ये प्रेशर की बात भी आती है बच्चों में कि बच्चे अब प्रेशर में आ गए हैं। तो वैसे में क्या योग उन बच्चों के लिए या मेडिटेशन उन बच्चों के लिए कुछ हितकारी होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये देखिए, ये जो आजकल का जो प्रतिस्पर्धा का जीवन है, और इवन नर्सरी केजी में एडमिशन प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, और जो माता पिता का जो टेंशन है वो बच्चे भी अनुभव करते हैं, चाहे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि माता पिता क्यों टेंस हैं, लेकिन वो टेंशन वो खुद भी फील करते हैं। और स्कूल्स में भी, क्योंकि पढ़ाई का जो करिकुलम है और ये कंपटीशन बढ़ गया है, तो बच्चों में भी, आप सही कह रहे हैं, तनाव है। ऐसे में तो ये तो और भी ये आवश्यक बन जाता है कि उनके पास कोई स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी किस प्रकार से वे तनाव को हैंडल कर सकें। और ये योग साधना बिल्कुल इसी का समाधान है, क्योंकि योग के द्वारा हम अपने मन को स्ट्रांग बनाते हैं, हम अपने जो मानसिक एकाग्रता है, मेंटल कंसंट्रेशन, उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। और जीवन में जो ये उथल पुथल होता है, जो भी परिवर्तन आते हैं, उनको एक समभाव से तटस्थ रहते हुए कैसे हैंडल करना है, ये योग के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आजकल आधुनिक युग में ये और भी आवश्यक हो गया कि बच्चे योग के सिद्धांतों को जानें और अपने जीवन में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको अपनाएं। आप पहले एक चिकित्सक रहे हैं पेशे से, उसके बाद आप इस दुनिया में आए, मतलब योग और साधना के साथ जुड़े, और योगदा सत्संग मठ से पिछले 28 सालों से आप जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपका जो एक कहते हैं कि फेथ चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके बारे में थोड़ा अनुभव हमारे दर्शकों के लिए साझा कीजिए। देखिए, हुआ ये कि जब मैं क्लास 10 में पढ़ रहा था, बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हो गए थे, तो मेरे पास समय था और मुझे किताबें पढ़ने की शौक़ थी। तो मेरे हाथ में ये ऑटोबायोग्राफी योगी आई, ये पुस्तक, तो इसको मैंने पढ़ा। इसे पढ़कर पहली बार मुझे ये पता लगा कि भारत में इतने सारे संत महात्मा हैं, और एक योग विज्ञान भी है जो भारत की देन है, और इससे लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो मेरे अंदर एक उत्सुकता जगी कि ये और भी जानूं कि हमारे भारत के जो संत है और संत परंपरा क्या है। तो मैंने बाकी संतों के बारे में पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और मैंने देखा कि इन सब के जीवन में एक समानता है, वो ये कि इनके अंदर ईश्वर के प्रति अद्भुत विश्वास था, एक समर्पण का भाव था, और उन्होंने उसी विश्वास के आधार पर बहुत अद्भुत कार्य किए। तो मेरे मन में आया कि अगर भगवान इन संतों को दर्शन दे सकते हैं तो हो सकता है मुझे भी दें, तो मुझे भी प्रयास करना चाहिए। तो वहाँ से मेरी खोज शुरू हुई, और खोजते खोजते फिर मुझे पता लगा कि ये जो योगदा सत्संग सोसाइटी एक संस्था है, परमहंस योगानंद जी ने जो स्थापित किया, और यहाँ से योग के पाठ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के घर पे ही बाई पोस्ट ये लेसन्स मंगाए, फिर मेरी साधना शुरू हुई। तो साधना करते करते 6 महीने में 1 साल में, उसी समय पे मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये योग साधना भी शुरू की। तो मैंने ये देखा कि शुरू में तो मेरे मन में ये दुविधा थी कि क्या पता अगर मैं इसमें समय दूंगा तो मेडिकल की पढ़ाई ना मार खा जाए। लेकिन फिर 6 महीने बाद मैंने देखा कि मैं और बढ़िया पढ़ पा रहा हूँ,
और ध्यान के लिए में भी मेरे पास समय है। और उससे मेरे जीवन में जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ, जो मन की शांति मुझे प्राप्त हुई, मैंने देखा कि एक अद्भुत ये जो धरोहर है और एक धन है भारत के पास, जिसके बारे में भारत की ही जनता को नहीं पता है। तो तब मेरे मन में विचार आया कि डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन मुझे अपना जीवन इस संदेश के प्रचार में लगा देना चाहिए। आज योग को लेकर आप विश्व में कैसी चेतना पाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री की पहल के बाद अब देश और दुनिया में हुआ है, वैसे में अब आप विश्व में योग को लेकर कितनी चेतना आजकल पाते हैं? देखिए, केवल ये बात कि अब पूरे विश्व ने साल में एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए ये स्वीकृति दे दी है, यही इस बात को का एक द्योतक है, एक हिंट है कि कितना व्यापक रूप से लोग योग को स्वीकार करने लगे हैं। और कुछ मायने में तो मैं कहूँगा कि अभी योग का प्रचार पश्चिम देशों में ज़्यादा है भारत से, और वहाँ के लोग अधिक गंभीरता से, अधिक सीरियसली इसे अपना रहे हैं अपने जीवन में, उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और कई कंट्रीज़ में, ये स्कूल्स में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सिलेबस में और एज अ डेली एक्सरसाइज के रूप में। तो ये संदेश, इसका प्रचार अच्छा हो रहा है। और जैसे जैसे लोग ये समझेंगे कि योग ना केवल योगासन है बल्कि एक जीवन शैली है, तब हम वास्तविक परिवर्तन और भी अधिक देखेंगे पूरे समाज में। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा ये संदेश है, अच्छा एक सूचक है कि योग के द्वारा पूरे विश्व में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा, हो चुका है काफी, और भी होगा। तो जब योग कह रहे हैं स्वामी जी आपके, विश्व में एक सकारात्मक संदेश इससे गया है और पाश्चात्य देशों के लोग योग को अब ज़्यादा गंभीरता से अपना रहे हैं भारत की तुलना में, तो वैसे में लगता है कि अब भारत में भी इस बात की ज़रूरत है, जो हमारी देन है वो हमारे यहाँ ही थोड़े कमज़ोर पड़ा है और इसको अब स्कूल के करिकुलम में शामिल किया भी जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस गंभीरता से और जिस उत्साह से योग को अपना रहे हैं, तो आज नहीं तो कल ये स्कूल के करिकुलम में भी एक रिक्वायर्ड सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये हमारी आशा है। स्वामी जी, एक आम धारणा ये है कि योग को बहुत पढ़ना लिखना चाहिए, बहुत ट्रेंड लोगों के साथ उसको करना चाहिए, तो इस तरह की एक विचारधारा है, तो इसलिए भी लोग थोड़ा योग को अपनाने से डरते हैं। तो ऐसे में स्वामी जी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि योग को एक सामान्य जन भी किस तरह से आसानी से समझ सकता है और क्या बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है योग को अपनाने में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कई तरह की गलत धारणाएं और डर है, लेकिन योग से किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इसके परिणाम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक ही रहते हैं। और आजकल योगासन और योग सिखाने के कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हर एक व्यक्ति को खोजबीन करके ये देखना चाहिए कि किस प्रकार का योग उसके लिए सूटेबल है, किससे उसको लाभ मिल रहा है। तो छानबीन करके वो एक योग की पद्धति को अपनाएं, लेकिन उसको फिर करें। केवल योग के बारे में किताबें ना पढ़ें, बल्कि जितना कम किताब पढ़ें उतना अच्छा है। जो मान्यता प्राप्त अच्छी किताबें हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी योगी है या दूसरे संस्थाओं की अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़ें, लेकिन फिर उसमें जो लिखा है उसको अपने जीवन में उतारें। ये एक साधारण उदाहरण हमारे संत बताते हैं कि आप आम के बारे में 1000 किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप आम चखेंगे नहीं, आम का स्वाद आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए योग विज्ञान में भी है कि आपको योग का जो रस है उसे खुद अपने जीवन में चखना होगा, तब आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए ये मेरा संदेश यही है कि हर एक व्यक्ति केवल योग के बारे में पढ़े ना केवल प्रोग्राम सुने, बल्कि सुबह शाम ध्यान करें, योग साधना करें, तब उसको उसके लाभ के बारे में पता होगा। हम बात कर रहे थे स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी से, जिन्होंने योग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी हमें दी और बताया कि किस तरह आम का स्वाद हम चखने के बाद ही बता पाते हैं कि आम किस तरह का फल है। उसी तरह योग के बारे में हम तभी कुछ कह सकते हैं या योग को एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम योग को अपने जीवन में उतारेंगे। इसे ना सिर्फ पढ़कर हम समझ सकते हैं और ना ही किसी से सुनकर, बल्कि योग को हमें अपने लाइफ में अपनाने की जरूरत है। तो स्वामी जी को हमारी तरफ से एक बार फिर धन्यवाद। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।